आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो करियर में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। 12वीं के बाद नौजवानों के सामने करियर से जुड़े कई रास्ते होते हैं, लेकिन उलझन ये होती है कि किस रास्ते को वो चुने जिस पर चलकर उन्हें कामयाबी हासिल हो। आपकी ऐसी ही उलझनों को सुलझाने के लिए हमारे साथ हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर डॉक्टर रिहान खान सूरी साहब। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर आपके भी करियर से जुड़े कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। डॉक्टर रिहान खान साहब, जैसे कि कोई भी बच्चा होता है वो 12वीं पास करता है तो सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि वो किस फील्ड में जाए, किस करियर को चुने। तो अगर कोई इस कंफ्यूजन में है तो वो क्या करे? क्या पहले इससे कुछ भी चुनने से पहले, किसी रास्ते पर जाने से पहले काउंसलिंग करवाए? देखिए, प्रोफेशनल काउंसलिंग बहुत अहम चीज़ होती है ख़ास तौर से, और वो काउंसलिंग शुरू हो जाती है टीचर्स से। हम अक्सर ये बात कहते हैं अपने नाजरीन से कि जब भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन, सबसे ज़्यादा अगर कोई समझता है बच्चे को तो वो उसका टीचर होता है, ख़ास तौर से उसका क्लास टीचर, उसका सब्जेक्ट टीचर। वो बच्चे को बहुत अच्छी तरह से समझता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेज काउंसलिंग आप समझ सकते हैं। वो बच्चे बहुत इंस्पायर भी होते हैं ख़ास तौर से। जब बच्चा ख़ास तौर से ये जैसे मैथ्स पढ़ रहा है या साइंस पढ़ रहा है या आर्ट्स पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, इस तरह की जब भी चीज़ें होती हैं तो बच्चे अक्सर बहुत उनका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है जब उनका टीचर अच्छा होता है। तो मेरा ये कहना है कि जो बच्चे हैं जिनको कोई भी कन्फ्यूजन है कहीं भी किसी स्टेज पे, वो सबसे पहले अपने जिस टीचर को भी अच्छा उन्हें लगता है, जो टीचर भी उन्हें अच्छा लगता है, उससे ज़रूर बात करें। वो एक फर्स्ट स्टेज काउंसलिंग होती है। लेकिन सबसे अहम हो जाता है कि जब हमारे पास अगर ज़राए हैं और हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हमें कोई प्रोफेशनल काउंसलर जहाँ हम मिल सकते हैं या बात कर सकते हैं, या हम किसी से रिमोटली भी बात कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर किसी न किसी प्रोफेशनल काउंसलर से बात करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेजेस होते हैं जहाँ पर आपको साइंटिफिक काउंसलिंग की, टेक्निकल काउंसलिंग की, करियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। और इसमें एक चीज़ और है कि मैं तो ये कहूँगा कि जो बच्चे अभी 10वीं क्लास में हैं या जो बच्चे अभी 8वीं क्लास में, उनको भी कहीं ना कहीं इस स्टेज पे तय कर लेना चाहिए कि उन्हें आगे क्या करना है। क्योंकि 11वीं क्लास में हम अपने सब्जेक्ट्स तय कर लेते हैं और हमारा तकरीबन कहीं ना कहीं एक करियर पाथ फिक्स हो जाता है बिकॉज ऑफ दी सब्जेक्ट्स जो हमारे 12th क्लास में होते हैं। तो अगर हम 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास के स्टेज पर ही ये तय कर लेते हैं कि हमें किस तरफ जाना है, तो हमारे लिए और बेहतर है, थोड़ा आसान हो जाता है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं कश्मीर से, आमिर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आमिर, बताएं क्या सवाल है? मैं जानना चाहता हूँ कि जामिया मिलिया में मैम एमफिल या पीएचडी के लिए फॉर्म निकले हैं मैम। देखिए, अभी फॉर्म्स नहीं आए हैं, लेकिन जल्दी ही फॉर्म्स आ जाएंगे। जनवरी में जनरली फॉर्म्स आते हैं। आप वेबसाइट पे चेक करते रहिए, जामिया मिलिया इस्लामिया और तमाम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विंटर आप समझ सकते हैं कि जो 2 सेशन में जनरली फॉर्म्स आते हैं पीएचडी के, तो जनवरी में आते हैं और बहुत जल्दी उम्मीद है कि आपको ये जो भी नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। आप वेबसाइट उसकी रेफ़र करते रहिए, आपको पता चल जाएगा किस वक्त आपको फॉर्म्स आने। जी, जैसे आपने अभी बताया कि 12वीं के बाद किस करियर को चुनना है, अगर पहले से थोड़ा मालूम चल जाए, 9वीं में या 10वीं में है और ये तैयारी कर लें कि आपको किस फील्ड में जाना है, तो आप अच्छा भी कर पाएंगे और थोड़ा आसान भी रहेगा। लेकिन एक चीज और है, क्योंकि आजकल होता ये है कि बच्चे कुछ और करना चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा ये करे, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा बच्चों को समझना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में और वो किस में अच्छा कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत अहम चीज़ है। हमारे पेरेंट्स जनरली वो करियर चाहते हैं अपने बच्चों से जो वो उनका ड्रीम करियर होता है। जी, ये एक बहुत आम बात है और बहुत बार हमारे वो पेरेंट्स खास तौर से जो उनकी ख्वाहिश होती है और वो अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाते, वो चाहते हैं मेरे बच्चे करें। अब ज़रूरी नहीं है बच्चे का वो इंटरेस्ट हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे का इंटरेस्ट ज़रूर चेक करें। अच्छी बात है अगर आप बच्चे को कन्विंस कर पाएँ, उस करियर के लिए तैयार कर पाएँ, उसका इंटरेस्ट आपने डेवलप किया है किसी तरह से, तो कोई हर्ज नहीं है कि बच्चा उस करियर को ले। लेकिन अगर बच्चे का वो करियर में जाने का इंटरेस्ट नहीं है किसी भी रीज़न से, उसका बहुत बार बच्चे का एक बॉर्न इंटरेस्ट होता है, बहुत बार बच्चे के अंदर वो क्वालिटीज़ होती हैं, इसलिए वो उस तरफ नहीं जाना चाहता जिस तरफ जाना चाहता है, वो उसकी क्वालिटीज़ अंदर से होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं बिल्कुल, अगर आप उसको काउंसिल करते हैं, आप गाइड करते हैं, तो बच्चे का अगर इंटरेस्ट डेवलप हुआ है तो बिल्कुल आप बच्चे को तैयार करें, उसको
बेहतर तरीका ये होता है उसका, अगर आप कुछ बनाना भी चाहते हैं बच्चे को अपने हिसाब से, तो आप उन लोगों से ज़रूर मुलाकात कराइए बच्चे की जो आप उसे बनाना चाहते हैं। तो बच्चा फिर उससे बात करने के बाद इंस्पायर होता है, समझता है उस करियर को और उसका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। लेकिन बहुत सारी जगह पे उस बच्चे का वो एक तरह से एप्टीट्यूड ही नहीं होता। जब एप्टीट्यूड नहीं होता तो बहुत मुश्किल होता है बच्चे को उस तरह की तैयारी करना और पढ़ाई करना। बिल्कुल, अगर उस फील्ड में जाते हैं जिसमें हम जाना नहीं चाहते हैं तो फिर हम उसमें बेहतर भी नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा वही चुने जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। कुछ कॉलर्स हमारे साथ कश्मीर से जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा एक बेटा है सोहेल अहमद जिसने अभी फोन किया है। उसने सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स किया, डिप्लोमा किया। अब वो आगे बीएससी करना चाहते हैं। इसमें होता नहीं है बीएससी। आप वो कुछ और बताइए जिससे वो आगे पहुंच पाए। जी ठीक है। देखिए, सैनिटेशन जो आपने सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स किया है वो एक डिप्लोमा लेवल कोर्स है और ग्रेजुएशन मुझे लगता है एक जनरल ग्रेजुएशन करना चाहिए और ग्रेजुएशन के बाद आपको मास्टर्स भी करना चाहिए, अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि एक स्टेज पे आपको एंट्री मिल सकती है कहीं भी किसी भी लेवल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो करियर में। डॉक्टर साहब, इस दौरान कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके सवाल लेते हैं। हेलो पढ़ना भी चाहिए। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? रियाज अहमद जी बताएं, सवाल बताएं, क्या पूछना है आपको? हाँ, अभी सर ने बोला है कि हेलो, देखिए, सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए और फिर सवाल पूछिए। कि नेट पर इंटरनेट पर जाके आप जाओ, को इंटरनेट पर तलाश करो कि कौन सा कोर्स क्या है। जी सवाल बताएं। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं, इनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी बताएं। हेलो जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मैं आईएएस करना चाहता हूँ, उसके लिए मतलब आप कुछ डिटेल्स दे दो सर। आपने अभी क्या किया है? ग्रेजुएशन किया सर। कंप्लीट कर लिया ग्रेजुएशन? ये सर आएगा कंप्लीट में ग्रेजुएशन। ठीक। देखिए, सिविल सर्विसेज में जाने के लिए आप आईएएस ऑप्ट करें, आईपीएस ऑप्ट करें या और कोई भी सर्विसेज में जाएं, आईआरएस है, रेलवेज है, आईएफएस है, उसके लिए लेकिन आपको तैयारी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की करनी होगी, जो एक बहुत ही तकरीबन तवील एक तैयारी भी होती है और हिंदुस्तान की आला दर्जे की सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज। उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता है, उसके बाद आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है। हिंदुस्तान में काफ़ी रेजिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एक रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, उसका लेकिन आपको अप्लाई करना होगा और वहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं। इन द मीन टाइम आप जनरल स्टडीज़ की तैयारी करें, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसकी तैयारी करें, तो उससे आपको एक बेस मिलेगा। आपको आप जामिया या आप अलीगढ़, हमदर्द, इसके अलावा बहुत सारी और भी रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमीज़ हैं जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग होती है। उसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो एक आपको कुछ पुराने पेपर्स या बहुत सारी ऐसी आपको नेट पे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह से तैयारी करनी है। या कोई लोकल आपके पास किसी तरह की कोई कोचिंग, ऐसी प्रोफेशनल कोचिंग हो, उससे ज़रूर रब्त रखिए, उससे आपको आइडिया होगा क्या पैटर्न होता है, किस तरह से तैयारी करनी होगी। इसमें सबसे अहम ये होता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। जी, करियर एक ऐसी चीज़ है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं इसे लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं इसे जानने के लिए, और शायद यही वजह है कि लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? गयासुद्दीन मलिक, जी। बारामूला। जी जी, मैंने ग्रेजुएशन प्लस पीजी प्लस बीएड किया हुआ है। ठीक है। लेकिन पीजी मैंने उर्दू और एजुकेशन में किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों सब्जेक्ट जो है किसी सब्जेक्ट में जाना चाहता हूँ, तो जिसमें आगे जाके मुझे कुछ जॉब वगैरह मिले। नहीं, आप टीचिंग नहीं करना चाहते हैं? उस हवाले से मुझे थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी कि मैं कौन सा सब्जेक्ट ले पाऊँ। नहीं, जैसे आपने अभी बीएड किन सब्जेक्ट से किया, टीचिंग सब्जेक्ट क्या है आपके?
आपके टीचिंग सब्जेक्ट क्या है? क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? अच्छा, हम जितना समझ पाए आप बेसिकली ये चाहते हैं कि टीचिंग, या तो आप ये कह रहे हैं कि हम किस सब्जेक्ट को ऑप्ट करें। देखिए, टीचिंग सब्जेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको उसमें टीचिंग कंटिन्यू करनी होती है। किसी वजह से आप उस टीचिंग अपने टीचिंग करियर से शिफ्ट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप टीचिंग के अलावा जो ख़ासतौर से इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर्स होते हैं, आजकल बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन टीचिंग करती हैं, ऑनलाइन उनके क्लासेस हैं, उस तरह की कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ कंटेंट डेवलपमेंट का ज़रूरत होती है, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज चाहिए जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर भी होते हैं, या बहुत सारा कंटेंट की या करिकुलम डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ आपका एक फिटमेंट बन सकता है अगर आपका इंटरेस्ट है। तो उसके लिए आपको अपना स्किल सेट डेवलप करना होगा, खासतौर से कंप्यूटर बेस्ड। जी जी, एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो हेलो जी, बताएं। हेलो जी बताएं, क्या सवाल है? जी सर, इशफाक अहमद बात कर रहा हूँ। मैंने अभी भी क्वेश्चन किया था, मैं रिपीट करना चाहता हूँ। अच्छा। मैं पीएचडी कर रहा था, पीएचडी मैंने अधूरा छोड़ दिया है और फिर मैंने +2 ज्वाइन कर लिया एज ए टीचर। ठीक है। अब मैं उस बाकी प्रोग्राम को कैसे कंप्लीट करूं? मतलब कोई स्कीम है जिससे मैं मेरा जो अधूरा प्रोग्राम रह गया था पीएचडी का, वो मैं कैसे कंप्लीट करूं? आपने पीएचडी किस स्टेज पे थी? कोर्स वर्क कर लिया कंप्लीट? किस स्टेज पे कोर्स है? वर्क कर लिया था कंप्लीट सर, कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया था। तो फिर तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी पीएचडी को। देखिए, उसमें 2 तरीके होते हैं। अगर आपका डिपार्टमेंट स्टडी लीव दे सकता है तो कुछ दिन आप छुट्टी लेके अपनी जो भी आपके जो थीसिस है उसे कंप्लीट करें, सबमिट करें। इसमें गाइड का बहुत रोल होता है, और यूनिवर्सिटी कितने दिन अभी छोड़े हुए हैं, क्योंकि एक टाइम इस फ्रेम होता है, आपके एडमिशन से लेके 7 साल का मैक्सिमम टाइम होता है, उसमें आपको पीएचडी कंप्लीट करनी होती है। यूनिवर्सिटी के क्या रूल्स हैं, आप फुल टाइम पीएचडी कर रहे थे तो उसके बाद आपको फुल टाइम ही ज्वाइन करनी होगी। अगर वहाँ पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी है पार्ट टाइम कंटिन्यूएशन की, तो आपको डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं। लेकिन 7 साल अगर नहीं हुए तो आप कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी थीसिस कंप्लीट करके आप सबमिट करें। किस स्टेज पे ये समझना होगा, आपका पब्लिकेशन अभी हुआ है या नहीं हुआ, तो आपको यूनिवर्सिटी अपने रूल्स के हिसाब से ज़रूर उनसे रब्त करना चाहिए, डिपार्टमेंट से जहाँ से आप पीएचडी कर रहे हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताएं। मैडम, मैं बिलाल अहमद बोल रहा हूँ। जी बिलाल साहब, मेरा सवाल है कि मैंने सर ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। अच्छा, मैं केएस करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना है? क्या करना चाहते हैं आप? केएस। सीएस? केएस अच्छा, केएस में जाना चाहते हैं, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। देखिए, कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, या जहाँ पर भी आपकी स्टेट सर्विसेज हों या आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज हों, उसके लिए एक एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी होती है। उसका एक पूरा प्रोसेस है, और आप जहाँ भी, जिस स्टेट को भी, मैं कहता हूँ कि चाहे आप केएस में जाना चाहें या कोई और स्टेट सर्विसेज में जाना चाहते हैं, या किसी भी और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो जॉइंट सेंट्रल सर्विसेज हैं, आप सबको ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू बहुत सारी सर्विसेज में आपको एंट्री मिल सकती है, यूपीएससी के थ्रू मिल सकती है। उसकी तैयारी आपको करनी होगी। देखिए, सबसे अहम हो जाता है कि आप उसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, और उसका तरीका ये होता है कि आप कहीं किसी ऐसे ख़ासतौर से कोचिंग या कोई इस तरह का इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करें जहाँ पर आपको पीयर ग्रुप मिल पाए, उनके साथ आपकी कोई कंबाइंड स्टडी होती है जो एक अच्छी तैयारी के लिए बहुत बेहतर होती है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आपको बहुत सारा पैटर्न देखने होंगे, पुराने पेपर्स को ज़रूर चेक करना होगा, टेस्ट सीरीज़ लेनी होगी, वो आपके लिए हेल्प करेगा, और उसमें कुछ आप प्रोफेसर्स की भी ज़रूर मदद ले सकते हैं। जी, लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, जी बताएं। जी मैम, मैं बीएससी एचएम कर रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आगे कुछ एग्जाम दूँ, मतलब पीजी करने का मुझे अभी कोई प्लान नहीं है। अच्छा, अब आप मुझे कोई मशवरा दीजिए कि मैं आगे क्या करूँ। आप अपने कोर्स का पूरा नाम बताइए। देखिए, बहुत बार बड़े एब्रिविएशन से समझ में नहीं आता, आपका कोर्स का नाम क्या है पूरा? एएफएम, एक्चुअल एंड फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। हाँ, तो आपने ग्रेजुएशन किया है इसमें? नहीं सर, मैं कर रही हूँ ग्रेजुएशन। ठीक। देखिए, आप जो प्रोग्राम कर रही हैं उसके बाद हम सजेस्ट यही करते हैं कि आपको मास्टर्स ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी मैथमेटिकल मॉडलिंग है उसमें जो आपको एक स्टेज जहाँ करियर ग्रोथ मिलती है वो मास्टर्स के बाद मिलती है। हमारा मशवरा यही है कि आपको अपना मास्टर्स करना चाहिए। आप कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स के साथ भी मास्टर्स कर सकती हैं, आप मैथ्स विद कंप्यूटर्स के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको कंप्यूटर्स के साथ जोड़ती हैं तो आपको ज़्यादा आपके करियर स्कोप या करियर जो आपकी वाइड स्कोप एक तरह से होगा, उसके लिए आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो हेलो सर। जी बताएं, क्या सवाल है?
जी मैंने बीटेक किया है। जी, किस ब्रांच में? गेट के लिए प्रिपरेशन करने इसके लिए आपने बीटेक किस ब्रांच से किया है? सिविल। सिविल में किया है जी। सवाल क्या है आपका? सर आगे गेट करना चाहता हूँ सर, इसके लिए कुछ ठीक है। देखिए, गेट का तो अब आपका तकरीबन तैयार, आपने अप्लाई कर दिया होगा, उसकी जो डेट्स होती हैं, और फरवरी के पहले हफ्ते में गेट का एग्ज़ाम भी होता है। आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है, सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, सब्जेक्ट बेस्ड है। आप जितनी ज़्यादा तैयारी करेंगे उतना, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना बहुत अहम हो जाता है, और मुझे लगता है इस पर आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि गेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके रास्ते खुल जाते हैं जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं उसमें जॉब के लिए भी। उसके अलावा अगर आप अपनी एमटेक कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एमटेक में भी आपको एडमिशन मिलना बहुत आसान हो जाता है। और ख़ासतौर से मुझे लगता है कि आपको मास्टर्स प्रोग्राम के लिए ज़रूर जाना चाहिए, और अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो आपको IITs हैं, NITs में, एमटेक में एडमिशन मिलना आसान होता है। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, जी बताएं। जी जी मैंने सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स किया है, डिप्लोमा कोर्स। जी। अब इसमें आगे BSc नहीं होता है, मुझे क्या करना चाहिए आगे? देखिए, आपका सवाल आपने रिपीट किया, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपको BSc या कोई भी बैचलर्स प्रोग्राम करना चाहिए, वो आपके करियर में हेल्प करेगा, क्योंकि डिप्लोमा एक कोर्स आपने किया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी, लेकिन आपकी लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपकी ग्रोथ बढ़ती है, ये हमारा कहना है। आपके लिए कई सारे और रास्ते तो आप खुल जाएंगे। अपना आपको सेलेक्ट करना होगा किस तरह का इंटरेस्ट है, किस तरह जाना चाहते हैं। तो ग्रेजुएशन जब उससे रिलेटेड नहीं है तो बेहतर यही होगा कि कोई भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो आप जिसमें जाना चाहते हैं वो कर लें, तो वो आपको हेल्प करेगा आपका करियर ग्रोथ में, क्योंकि बहुत ही रेलेवेंस नहीं होता किसी चीज़ का। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा में आप फर्दर अपना कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन आपको ग्रेजुएशन ज़रूर करना चाहिए, ये हमारा आपको मशवरा है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? जी बताइए। जी। एक्चुअली हमारी बच्ची है, वो एम्ब्रियोलॉजी में जाना चाहती है। अच्छा। तो उसका 10+2 के बाद BSc एम्ब्रियोलॉजी में, या वो उसको MSc एम्ब्रियोलॉजी करना है? BSc में है कुछ ऐसी ऑप्शन जिसमें एम्ब्रियोलॉजी सब्जेक्ट है? देखिए, BSc में बहुत ही आपको ये ज़रूर देखना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस तरह के सब्जेक्ट्स एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ़र करती हैं या इलेक्टिव आपको ऑफ़र करती हैं। लेकिन BSc, मेरा मशवरा यही है कि BSc आपको कॉमन BSc करना चाहिए, कोई भी ऑनर्स प्रोग्राम करें, और मास्टर्स में जाके अपना स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, तो आपको ज़्यादा आपका जो कहते हैं ना लिमिटेड स्कोप नहीं रहेगा। बेहतर यही है कि BSc करने के बाद MSc में अपना कोई भी सब्जेक्ट जहाँ पे प्रोग्राम, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ ये ऑफ़र नहीं करती, जो यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी और फिर आपको सेलेक्ट करना होगा। जी, रिहान खान साहब, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल कर लें। हेलो हेलो जी, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी मैम, आ रही है। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैंने मास्टर्स की है डायटिक्स एंड फूड मैनेजमेंट सर्विसेज में, DFSM। ठीक है। तो सर मुझे ये मालूम करना था कि नेट का मैं कैसे फॉर्म भरूं, मतलब CSIR कराता है या UGC कराता है? नेट में? जी, मुझे नेट का एग्जाम देना था, तो जो DFSM है अब इसमें नेट UGC कराता है या CSIR कराता है? देखिए, इसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक आपका सवाल है, और मुझे लगता है कि नेट के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको देखना होगा आपका सब्जेक्ट कहाँ लाई करता है, क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी में बहुत सारे जो फूड टेक्नोलॉजी का आपको सब्जेक्ट लेना होगा, और वो आपको ज़रूर उसकी नेट की UGC नेट की साइट पे जाके चेक करना है। और मुझे लगता है कि उसमें आप अगर अपना ये चेक करेंगे तो आपको ज़रूर जवाब मिल जाएगा। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा राब्ता नहीं हो पाया, और हमारे पास अब वक्त भी कम है कि हम बात कर सके उन स्टूडेंट से जो अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं। तो जिनसे आज हमारी बात नहीं हो पाई है, वो अगले हफ्ते फिर से हमारे इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। अच्छा, चलते चलते अगर मैं कुछ टिप्स आपसे जानना चाहूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंफ्यूज रहते हैं कि 12th के बाद क्या करें, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप अपना इंटरेस्ट ज़रूर देखें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। बहुत सारे बच्चे हमारे बहुत क्रिएटिव होते हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम ये हो जाता है कि अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है या आपका कोई ओरिएंटेशन है तो उसको ज़रूर समझ लें वो करियर किस तरह का है, और उस करियर में पहले ये सोचें आप क्या बनना चाहते हैं, फिर आप उसका पाथ सोचें कि किस तरह का आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। तो ये 2-3 स्टेप होते हैं। पहले आप फाइनल डेस्टिनेशन सोच लें कि मुझे क्या बनना है, उसके बाद आप ये सोच लें मुझे
किस तरह के कोर्स में जाना है, उसके बाद आप कोई भी यूनिवर्सिटी में, और मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे अप्लाई करना चाहिए जिससे आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो, फिर आप फाइनली सेलेक्ट कर लें जहाँ पर आपको ज़्यादा बेस्ट फिटमेंट मिलता है। जी अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, जब भी कोई कहीं एडमिशन लेने के बारे में सोच रहा होता है, किसी करियर के बारे में सोच रहा होता है, तो वो इंस्टीट्यूट को लेकर बहुत कंफ्यूज रहता है। तो शॉर्ट पे बताइए कि क्या कर सकते हैं, क्या चुने? देखिए, इंस्टीट्यूट मैटर करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत मैटर करता है किस कोर्स में आप जाना चाहते हैं। हाँ, जब कोर्स दोनों एक जैसे होते हैं तब इंस्टीट्यूट को जरूर, और किसी भी इंस्टीट्यूट को चुनने से पहले छानबीन उसके बारे में जरूर बहुत करें। सब्जेक्टिव अब होता है। हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, आप यहाँ पर आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिया, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। आदाब।